अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्लोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद साकिब नसीर। हम लोग नेवियर स्टोक इक्वेशंस के ऊपर अप्रॉक्सीमेशन लगा रहे हैं। तो हमारा जो प्रीवियसली चल रहा था कि हमारे पास सबसे पहले क्या थी, इक्वेशन ऑफ मोशन थी, जिनमें हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने डिफाइन किया था दो चीज़ें, नेवियर स्टोक इक्वेशंस एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, इनको हमने इनका सोल्यूशन लेना था। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था वो बेसिकली था अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ नेवियर स्टोक इक्वेशन। तो हमने कहा जी सोल्यूशन लेने से पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेशंस लगा देते हैं। कैसे कि हमारे पास डिफरेंट रीजन्स ऑफ फ्लो है, जहां जहां पे जो अप्रॉक्सीमेशन बनती है वो लगाओ, नेवियर स्टोक को सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो और उसको सॉल्व करो। तो हमने एक टेक्निक निकाली, हमने कहा कि अगर इसको अप्रॉक्सीमेशन लगाने से पहले भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने उसको नॉन डायमेंशनल में कन्वर्ट कर दिया। नॉन डायमेंशनल में कन्वर्ट करने के बाद हमने अप्रॉक्सीमेशन लगाई, उसमें डिफरेंट अप्रॉक्सीमेशन थी। नंबर 1 हमने स्टैटिक फ्लो की लगाई, क्रीपिंग फ्लो की लगाई, हमने इनविसिड फ्लो की लगाई। इनविसिड फ्लो में हमने कहा कि हमारे पास जब भी इनविसिड फ्लो होगा, ठीक है, वो उसके लिए शर्तें कौन कौन सी थी, वो एक तो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इनविसिड होना चाहिए। तो इस रीजन ऑफ फ्लो के लिए फिर हमने एनर्जी इक्वेशन ड्राइव की, जो कि बर्नौली इक्वेशन थी, उसको हमने ड्राइव किया। तो आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं ये उसकी फर्दर एक्सटेंशन है, जो कि है अप्रॉक्सीमेशन ऑफ irrotational flow। अप्रॉक्सीमेशन ऑफ irrotational flow। अब हमारे पास irrotational flow का फिजिकली मतलब क्या है। irrotational flow, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास फ्लोज दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल फ्लोज के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। लेट्स सपोज दिस इज आवर एयरफॉयल और इंटरनल फ्लोज में ये हमारा पाइप फ्लो है। ठीक है, इंटरनल फ्लोज में ये हमारा पाइप फ्लो है। ठीक है, अब एक्सटर्नल फ्लोज में क्या होगा, यहां से एयर आएगी, यहां से एयर आएगी, इसके ऊपर पास आउट करेगी। ठीक है, तो इसके ऊपर पास आउट करने के बाद जो हमारा अगर मैं आपको इसको दिखा पाऊँ, जो हमारे पास ये वाला जो रीजन था, ये वाला लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दिस इज आवर बाउंड्री रीजन और अवे फ्रॉम द बाउंड्रीज, अवे फ्रॉम द बाउंड्रीज, जैसे जैसे मैं अवे फ्रॉम द बाउंड्रीज मूव करूंगा, यहाँ पे जो रीजन है ये वाले, इस रीजन में मेरा फ्लो जो है वो इररोटेशनल होगा। ठीक है, उसके साथ साथ इररोटेशनल होने के साथ साथ यहाँ पे वो इनविसिड भी होगा। ठीक है, ऐसा फ्लो जिसके अंदर एट ए टाइम ये दो कंडीशंस पाई जा रही हो, इररोटेशनल और इनविसिड हो, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल फ्लोज। क्या? पोटेंशियल फ्लोज। पोटेंशियल फ्लोज के लिए जो हमारे पास शर्त है वो क्या है कि पोटेंशियल फ्लोज में हमारा फ्लो जो है वो इररोटेशनल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इनविसिड होना चाहिए। तो इनविसिड फ्लो के लिए, इनविसिड फ्लो ऑफ अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमने लास्ट टाइम नेवियर स्टोक को ड्राइव कर लिया था। आज हमने करना है इररोटेशनल फ्लो। इररोटेशनल फ्लो को हम लोगों ने आज ड्राइव करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज अप्रॉक्सीमेशन लगानी है इररोटेशनल इररोटेशनल फ्लो की।
मैथमेटिकली अगर हमने इरोटेशन को शो करना हो तो उसके लिए क्या था, द कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 0। कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या होता था, इरोटेशनल फ्लो। आपको याद होगा जब मैंने कर्ल की वीडियो आपको समझाई थी तो उसमें क्या था, डेल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। This is the particular condition of irrotational flow by if we want to represent it in mathematical form। तो हमारे पास क्या था, डेल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमारा इरोटेशनल फ्लो है। तो इसके लिए इसका मतलब ये है कि हमारी अगर मैं इसको वोर्टिसिटी से शो करता हूँ तो वोर्टिसिटी हमारी किसके बराबर है, 0 के बराबर है इरोटेशनल फ्लो का। ठीक है, अब इरोटेशनल फ्लो के लिए हमारे पास जो कंडीशन बनी वो बनी डेल क्रॉस वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हमने अप्लाई करना है अपनी नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन पे और उसको फर्दर हमने रिड्यूस करना है। लेकिन उससे पहले हम ये जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया डेल क्रॉस वी वेक्टर इज इक्वल टू 0, इसको हम पहले फर्दर हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी। याद है ना वो डेरिवेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, वेक्टर आइडेंटिटी। वेक्टर आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, ये अगर आप पुरानी कैलकुलस की बुक्स देखें तो उसमें हमारे पास वेक्टर आइडेंटिटी डेल वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर फाई इज इक्वल टू 0। इसका फिजिकली क्या मतलब है, इसका फिजिकली मतलब ये है कि अगर आपके पास डेल क्रॉस समथिंग, डेल क्रॉस ये चीज, अब ये पहले हम इसको देखते हैं ये क्या है। दिस इज अ वेक्टर। अब वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है आपका फाई के साथ, तो फाई, व्हाट इज फाई, फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जब फाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जब कोई स्केलर क्वांटिटी डेल के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो उसको कन्वर्ट कर देती है ग्रेडियंट के अंदर। तो अब इसको मैं इस पूरे टर्म को अगर मैंने डिफाइन करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूं, द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। फाई इज एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन which depends on u, v and w, कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन है। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये है हमारे पास और एक एक्सप्रेशन ये है। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डेल वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर फाई इज इक्वल टू डेल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो ये डेल से डेल कट गया तो मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर किसके बराबर आ गया, डेल वेक्टर फाई के बराबर आ गया। ओके, यहाँ से मुझे पता चला कि जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है वो बेसिकली ये किसका फंक्शन है, वो है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ दिस स्केलर फंक्शन। ये हमारे वेक्टर आइडेंटिटी से हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, इस इक्वेशन को, इस वेक्टर आइडेंटिटी को, डेल वेक्टर क्रॉस फाई वेक्टर, फाई इनटू स्केलर, यानी कि द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आपके पास कुछ इस तरह का ये आएगा। ये देखें, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करने के बाद ये बिल्कुल वैसा ही मेथड है जो मैंने आपको करके दिखाया था, यहाँ पे मैं फिर आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। डेल वेक्टर क्रॉस डेल फाई, तो ये हमारे पास कैसे था, आई जे और के। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी, यहाँ पे पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स मल्टीप्लाई है ना, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई, यहाँ पे पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी। शाबाश, ठीक है। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 0 के बराबर आएगा।
ओके, तो अब अभी तक हम कर क्या रहे हैं, अभी हम करने ये वाले हैं कि हमारे पास जो कर्ल ऑफ वेक्टर था वो ये था, वर्टिसिटी वेक्टर 0 के बराबर था। इस चीज़ को हमने अप्लाई करना है अब अपनी नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन पे या मोमेंटम इक्वेशन पे, और उसमें देखना है कि वो फाइनल फॉर्म किस चीज़ के बारे में आती है। हमने कहा कि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने से पहले हम इसको मज़ीद वेक्टर और आइडेंटिटी लगा के हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। हमने जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारा जो वेक्टर वेलोसिटी फील्ड था वो किसके बराबर आ गया, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। अब ये जो स्केलर फंक्शन है ना आपका, ये कहलाता है, ये स्केलर फंक्शन कहलाता है आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। क्यों वेलोसिटी, सॉरी ये आपके पास क्या कहलाता है, वेलोसिटी पोटेंशियल वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। ये वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्यों कहलाता है, वो ये वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इसलिए कहलाता है कि पोटेंशियल फ्लो थ्योरी, जैसे मैंने आपको बताया था, पोटेंशियल फ्लो थ्योरी, पोटेंशियल फ्लो थ्योरीज के लिए हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो नंबर 1 होती है आपका फ्लो इनविसिड होना चाहिए, नंबर 2 इररोटेशनल होना चाहिए। ओके, इररोटेशनल होना चाहिए। ये दोनों जब कंडीशन आपकी किसी फ्लो के ऊपर लगती हैं तो आपका वो फ्लो बन जाता है पोटेंशियल फ्लो। जब पोटेंशियल फ्लो बन जाएगा तो उसमें हम अपनी वेलोसिटी को इन दी फॉर्म ऑफ किसी भी आर्बिट्रेरी फंक्शन फाई से शो कर सकते हैं, जो कि क्या कहलाता है, पोटेंशियल फंक्शन कहलाता है। ओके, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल फ्लो थ्योरी। पोटेंशियल फ्लो थ्योरी में 2 चीज़ें आती हैं, इनविसिड फ्लो और इररोटेशनल फ्लो। इनविसिड फ्लो में हम अपने नेवियर-स्टोक्स को सिंप्लीफाई कर चुके हैं, इररोटेशनल में हम इसको कर रहे हैं। ओके, अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई, अब हमारे पास ये चीज़ आ गई, वी वेक्टर इज इक्वल टू डेल वेक्टर क्रॉस फाई। अब ये जो फाइनल रिलेशन आया ना, इसको अब मैं अप्लाई करूँगा अपनी नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन पे। किस पे, नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस। ओके, नेवियर स्टोक्स, हमारे पास नेवियर स्टोक्स इक्वेशन क्या आती है, डी वी वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर पी प्लस रो जी एक्स प्लस म्यू डेल स्क्वायर वी वेक्टर। ओके, अब इसमें मैं इस v की जगह पे क्या चीज़ पुट करूँगा, इस v की जगह पे क्या चीज़ पुट करूँगा। अब मेरे पास जो चूँकि v वेक्टर है, डेल वेक्टर फाई, इसको मैं उठा के इस चीज़ को इस जगह पे पुट करता हूँ, इस जगह पे पुट करता हूँ। तो मेरे पास क्या बन गया, रो डी वी वेक्टर इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर पी प्लस रो जी एक्स प्लस म्यू डेल स्क्वायर डेल फाई। ओके, म्यू वेक्टर डेल फाई। अब मैं ऐसा करता हूँ कि डेल को अंदर ले जाता हूँ, माइनस डेल वेक्टर पी प्लस रो जी एक्स प्लस म्यू डेल डेल स्क्वायर फाई। एक डेल को मैं अंदर ले गया। ओके, अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, रो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू इस चीज़ के बराबर।
अब what is this, what is this, what is this, what is del square phi? This is Laplace equation. This is Laplace equation. ये क्या है हमारे पास? लेप्लास इक्वेशन है। अब ये आई कैसे है? लेप्लास इक्वेशन आई कैसे है? देखें हमारे पास लेप्लास इक्वेशन फॉर, ये याद रहे क्या जी, फॉर पोटेंशियल फ्लोज। ओके, पोटेंशियल फ्लोज में हमारी जो थी डेल वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस? दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। दिस इज ए कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब मैं अपने पोटेंशियल फ्लोज के लिए अपनी वेलोसिटी को मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूँ? डॉट डेल वेक्टर फाई इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये क्या बन गया? ये बन गया डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मास for potential flows। पोटेंशियल फ्लोज के लिए जो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लेप्लास इक्वेशन में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? लेप्लास इक्वेशन में। क्यों? उसका में फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जब हम इस वेलोसिटी को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, यूवी, 3 डायमेंशनल फ्लो है तो 3 होंगे, यूवी डब्ल्यू। लेकिन अगर हम इसको एक ही साई फंक्शन में लिख लेंगे तो अगर ये इक्वेशन को मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगी? ये इक्वेशन पार्शियल स्क्वायर साई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साई पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साई फाई पार्शियल जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो कितने डिपेंडेंट वेरिएबल पे चेंज हो रही है? जस्ट 1। तो हम क्या करेंगे? हम अपने इस फाई को डिफाइन करेंगे कि हमारा जो फाई है ना वो फाई 1 वो है पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स। सॉरी हम अपनी वेलोसिटीज को डिफाइन करेंगे कि मेरी यू वेलोसिटी क्या है? पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स। वी वेलोसिटी क्या है? पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई। और डब्ल्यू क्या है? पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी। मैंने कहा जी कि ये जो मेरी 3 वेलोसिटीज के कंपोनेंट हैं, जो भी फाई में चेंज आएगी ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसको मैंने कह दिया यू वेलोसिटी के, जो भी इसमें चेंज आएगी विद रिस्पेक्ट टू वाई उसको मैंने वी वेलोसिटी कह दिया, जो भी इसमें चेंज आएगी विद रिस्पेक्ट टू जी उसको मैंने डब्ल्यू कह दिया। किसके लिए? फॉर पोटेंशियल फ्लोज। मतलब अगर मैं पाइप एक्सटर्नल फ्लोज की बात कर रहा हूँ तो अवे फ्रॉम बाउंड्रीज। अगर मैं इंटरनल फ्लोज की बात कर रहा हूँ, इंटरनल फ्लोज का मतलब है कि विद इन द पाइप सेंटर जहां पे आपका फ्लो इरोटेशनल इनविसिड है, हाईएस्ट वेलोसिटी है, वेलोसिटी प्रोफाइल आपका हाईएस्ट है वहां पे, तो वहां पे आपका फ्लो पोटेंशियल फ्लो होगा। वहां पे आप वेलोसिटी अपनी कैसे डिफाइन करोगे? डेल फाई की फॉर्म में, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो जब आप वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मास ट्राई करोगे तो यू वुड प्रेफर टू कैलकुलेट लेप्लास इक्वेशन इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन में जब आप वेलोसिटी को सॉल्व करते हो तो आपको वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट सॉल्व करने पड़ते हैं। इंस्टेड जब आप फाई को सॉल्व करते हो इन द फॉर्म ऑफ लेप्लास इक्वेशन तो आपको जस्ट फाई कैलकुलेट करना पड़ता है। फाई कैलकुलेट करने के बाद ये जो पोटेंशियल फ्लोज में अपनी वेलोसिटी को डिफाइन किया हुआ आपने, जिस रेंज में आप फाई कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से आप यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, वी भी कैलकुलेट कर सकते हो और डब्ल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यहाँ से मैं इसको उठा के इस जगह पे पुट करता हूँ तो मेरे पास फाइनल फॉर्म में क्या चीज़ बन गई? रो डी वी वेक्टर डॉट डी टी इज इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर पी प्लस रो जी एक्स प्लस यहाँ पे 0 गया तो यहाँ पे 0 आ गया। तो ये जो टर्म है, ये टर्म कुछ जाने पहचानी लग रही है?
yes, this is a Euler's equation. This is a Euler equation. अब देखें, अब हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर पोटेंशियल फ्लोज इररोटेशनल फ्लो में क्या बनी? इररोटेशनल फ्लो में अब इसको मैं अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करूं, हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनी फॉर पोटेंशियल फ्लोज में? जब आपका फ्लो इनविसिड होगा और इररोटेशनल होगा, जो आपकी कंटिन्यूटी है वो कन्वर्ट किस में हो गई? लैप्लास इक्वेशन में। और जो आपकी नेवियर स्टोक थी या मोमेंटम इक्वेशन, वो कन्वर्ट किस में हो गई? आयलर्स इक्वेशन में। फॉर पोटेंशियल फ्लोज में कंटिन्यूटी लैप्लास से फाइंड आउट करेंगे और नेवियर स्टोक किससे फाइंड आउट करेंगे? आयलर्स इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो इसके साथ ही ये हमारा जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। ये मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पे दी इररोटेशनल फ्लो। क्या जी? इररोटेशनल फ्लो। अब यहाँ पे अवे फ्रॉम द वेक आप देख सकते हैं इररोटेशनल फ्लो है, बाउंड्रीज के ऊपर बाउंड्री रीजन है, ये वोर्टिसिटी किसके बराबर है? डेल क्रॉस वी। अब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये आपको क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे अब हाँ जी बताएं, सोचिए जी, अब इररोटेशनल फ्लो अप्रोक्सीमेशन में ये 0 आ गया। अब यहाँ पे डायरेक्टली वो कंटिन्यूटी पे क्यों आ गया? उसकी रीज़न ये है कि अगर आपका इररोटेशनल फ्लो है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लैप्लास इक्वेशन में। तो ये मैंने सारा वेक्टर आइडेंटिटी को आपको बता दिया। यहाँ पे देखें, इन इररोटेशनल फ्लो रीजन द वेलोसिटी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द velocity vector can be expressed as gradient of, why gradient? Del dot scalar, gradient of scalar function called the velocity potential function। potential function क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लो की दो कंडीशंस पाई जा रही हैं, इररोटेशनल और इनविसिड। अच्छा, सोचने की बात है कि क्या हमारा फ्लो, क्या दुनिया में सारे फ्लो इररोटेशनल होंगे? क्या दुनिया में सारे फ्लो इनविसिड होंगे? नहीं। ये हम कर क्या रहे हैं? हम ये कर रहे हैं, हम इन टॉपिक्स के अंदर हम ये स्टडी कर रहे हैं कि आपके पास डिफरेंट सिचुएशंस हैं। फर्ज करें किसी इंडस्ट्री में आपको डील करना पड़ जाता है कि आपका कोई पाइपलाइन थी, कोई जूस था। फर्ज करें आप शुगर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, उसके अंदर कोई पाइपलाइन थी, उसके अंदर जूस फ्लो कर रहा था। ठीक है, अब आपको कहा जाता है कि आप हमें कैलकुलेट करके बताएं इस फ्लो की वेलोसिटी। क्या कैलकुलेट करके बताएं? इस फ्लो की वेलोसिटी। तो अब आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि पाइप का जो सेंटर है ना, पाइप का जो सेंटर है वहां पे या तो आप पीटर ट्यूब लगा दोगे। ठीक है, वो पीटर ट्यूब से आपको प्रेशर मिल जाएगा। प्रेशर मिलने के बाद वो दूसरा बर्नौली थ्योरम का जो ऑपरेटर्स है, जो शायद आपने FM1 में किया हो, उसके जरिए हम इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करके टोटल हेड वहां पे निकाल लेते हैं। ठीक है, पाइप के सेंटर में। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सपेरिमेंटल डिवाइस नहीं है और आपको कहा जाता है कि आपने इस चीज़ की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ऑन पेज बाय यूजिंग द मैथमेटिकल इक्वेशंस, तो आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कौन सी इक्वेशन आती है? एग्जैक्टली नेवियर स्टोक इक्वेशन। नेवियर स्टोक इक्वेशन को अब आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब एक सिचुएशन है आपके पास पाइप फ्लो, एक सिचुएशन है कि जैसे मैंने आपको बेसिन की एग्जांपल दी थी कि सिंक में जब पानी रोटेशन करते हुए वो नीचे जा रहा होता है। अब आप वो रोटेशन करते हुए वाटर के ऊपर रोटेशनल की एग्जांपल नहीं अपना अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते, आप उसी सिचुएशन पे लगाएंगे जहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब पाइप के जो सेंटर वाला वो है वहां पे अगर आपने वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट करनी है तो आप देखोगे कि आपका जो फ्लो है क्या वो स्ट्रीमलाइन है, क्या वो कंप्रेसिबल है, क्या वो अपना इनविसिड है। अगर ये तीनों कंडीशंस पाई जाती हैं तो देन आप कंजर्वेशन ऑफ मास उसके लिए लैप्लास इक्वेशन लगाओगे और उसकी कंटिन्यूटी, उसकी जो नेवियर स्ट्रोक है वो कन्वर्ट हो जाएगी आयलर इक्वेशन में, वो लगाओगे और देन आपकी एनर्जी इक्वेशन आएगी इन द फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन। यहाँ पे आप देखिएगा इन द फॉर्म ऑफ
बर्नौली इक्वेशन यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। ये वेलोसिटी फंक्शन मैंने डिफाइन करवा दी है, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मैंने करवाया हो, देख लीजिएगा। तो ये फाइनल रोटेशन के लिए क्या बन गई आपके पास है, ये आपके पास क्या बन गई, लैप्लास इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है द ब्यूटी ऑफ दिस इक्वेशन इज दैट, अब यहाँ पे देखिए कहता है जनरल 3D इनकम्प्रेसिबल फ्लो था कोई आपके पास, अननोन क्या थे, यू वी डब्ल्यू एंड पी, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में क्या, यू वी डब्ल्यू एंड पी, यू वी वेलोसिटी फंक्शन था आपके पास, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी फंक्शन था, इसमें uv और ये आपके पास p था, ये अननोन थे आपके पास, ठीक है। आपने इसको अप्रोक्सीमेशन लगाई तो इररोटेशनल फ्लो रीजन में क्या हो गया, अननोन क्या बचा आपके पास, जस्ट फाई और p, जो वेलोसिटी थी वो किसमें कन्वर्ट होगी, फाई। तो 2 इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड, कहाँ पे आपको 4 इक्वेशंस रिक्वायर्ड थी और कहाँ पे 2 चाहिए थी। इस पूरे पैराग्राफ में उसमें यही कहा है उसने कि ये जो इक्वेशन है इसकी ब्यूटी ये है कि पहले यहाँ पे जो कंटिन्यूटी हम सॉल्व करते थे उसमें 3 थे, लेकिन अब हमारा सजेस्ट 5 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आगे चलें जी मोमेंटम इक्वेशन। मोमेंटम इक्वेशन में मैंने आपको बताया कि जब इररोटेशनल फ्लो की अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो हमारे पास फाइनल क्या आएगी, ऑयलर्स इक्वेशन। इनविसिड में भी क्या आती थी, ऑयलर इक्वेशन, और इररोटेशन में भी क्या आएगी, ऑयलर इक्वेशन। ओके, तो ये ऑयलर इक्वेशन हमारे पास इररोटेशनल फ्लो की एग्जांपल आ गई, ठीक है। अच्छा, इसको आप दूसरी सेंस में भी समझ सकते हैं, दूसरी सेंस में कि अगर कोई भी फ्लो है वो इररोटेशनल नहीं है, वो स्ट्रेट मूव कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि वो अगर स्ट्रेट मूव कर रहा है तो मोशन में हमने वो मोशन लेनी है जो कि विदाउट विस्कस टर्म हो, ठीक है। तो यहाँ पे विस्कोसिटी की वजह से हमने इस चीज़ को यहाँ पे निकाल दिया। तो अगली चीज़ आ गई जी डेरिवेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन इन इररोटेशनल रीजन ऑफ फ्लो। हाँ जी, यहाँ तक डेल इंटू पी ओवर रो प्लस वी स्क्वायर ओवर 2 प्लस जी इज इक्वल टू 0, यहाँ तक वो जो मैंने प्रीवियस क्लिप रिकॉर्ड किया हुआ है फॉर इनविसिड रीजन ऑफ फ्लो, वहाँ पे एक टर्म थी वोर्टिसिटी की, ठीक है। अब आपने इसको ds से मल्टीप्लाई नहीं करना, अब आपने डायरेक्टली उसको 0 कह देना, क्योंकि हमारा फ्लो है इररोटेशनल फ्लो। पूरा प्रूव वही करना है, करने के बाद आपने उसको 0 कह देना और फिर वही एग्जैक्टली चेंज लगा के आपने इस अंदर वाली टर्म को कांस्टेंट प्रूव कर देना है। तो ये आपके पास क्या आ गई, बर्नौली इक्वेशन। यहाँ पे ये देखिएगा कहता है सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट 5 फॉर कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। फॉर कंटिन्यूटी क्यों कह रहा है, क्योंकि दिस इज बेसिकली ये लैप्लास इक्वेशन है, लेकिन ये आई किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ मास, कहाँ पे, फॉर पोटेंशियल फ्लोज के लिए। कैलकुलेट v फॉर इररोटेशनल v इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले फाई वो अपने UV-W के लिए निकाल लेंगे, उधर से हम v निकाल लेंगे। जब हमारे पास v आ जाएगा तो कैलकुलेट p फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन। यहाँ पे हाइट हमें पता है, कांस्टेंट मैंने आपको पिछली इक्वेशन में बता दिया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट एक स्ट्रीम लाइन से दूसरी स्ट्रीम लाइन में वेरी करता है, और यहाँ पे हम वेलोसिटी हमने इधर से फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से हम p इसका निकाल सकते हैं। ये एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है। इसके बाद ये 2 डायमेंशनल इररोटेशनल फ्लो, ये छोटा सा आर्टिकल है 10.30 तक, ये आसान है, ये आपकी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि जिसको पोटेंशियल फ्लोज और स्ट्रीम फंक्शन, चैप्टर नंबर 9 का स्ट्रीम फंक्शन, ये 2 चीज़ें क्लियर है, वो ये इस टॉपिक को इजीली वो अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इस तरीके से ये जी हमारा जितना हमने पढ़ना था चैप्टर नंबर 10 वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस यहाँ तक 2 डायमेंशनल रोटेशनल रीजन ऑफ फ्लो तक आपने ये सारी की सारी एग्जांपल्स भी करनी है, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही हमारा जो CFD का पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक मशीन के अंदर हमने 2 चीज़ें पढ़नी है, जस्ट आपकी पंप्स और टर्बाइंस, ओके। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोलिक मशीन्स के कोर्स में मुलाकात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।